तो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर। चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी से। एंड नूतन फिजिक्स से अगर देखोगे ना तो ये चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर का नाम है वेक्टर्स। हमारे पूरे फिजिक्स का एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे कि रिलेटेड चीजें हमको 11th में भी मिलेंगी और 12th में भी मिलेंगी। सबसे पहले देखो, हम लोगों ने पढ़ करके रखा था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी में हमने पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटी थी न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। आम लेने जाएंगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू बोलेंगे 5, यूनिट बोलेंगे केजी। ये क्या हो जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। ऐसे हम कभी भी अगर कोई भी चीज खरीदने के बाजार में आम लिए, चीनी लिए, आलू लिए, टमाटर लिए, कुछ भी लिए, तो वहां पे हमको खाली देखते थे, नंबर देखते थे और बोलते थे कि भाई ये केजी कितने का है, हम ले लेते थे। लेकिन ऐसा भी हुआ और हमें कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं था। लेकिन जैसे-जैसे हम आगे बढ़े फिज़िक्स में, तो हमें देखे कि हमें कितनी बार ऐसा हुआ कि हमको कहीं पर डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ी, अपने आप को समझाने के लिए। जहाँ पे हम बिना डायरेक्शन के काम नहीं कर पा रहे थे। तो जिन चीज़ों को पढ़ने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ी, हम वो चीज़ें पढ़ने लगे कौन से टॉपिक में? वेक्टर्स। ठीक है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अ, अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा है जिसने कि वो बुक पढ़ी है एल्केमिस्ट? कोई यहाँ पर है जो बुक पढ़ी होगी अल्केमिस्ट? कोई नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एल्केमिस्ट एक बुक है जो कि पॉलो कोलो ने लिखी थी। पॉलो कोलो बहुत बड़ा राइटर है। मतलब कुछ नॉवेल्स नहीं पढ़ते हो? तुम लोग को पढ़नी चाहिए नॉवेल्स। तो उस बुक में क्या होता है कि एक लड़का होता है और वो एक मन टूटा-फूटा मंदिर होता है, उसके पास सोया हुआ होता है। बहुत गरीब सा लड़का होता है, ठीक है? भेड़-बकरी चराता है। उसके सपने में आता है कि जहाँ पर वो सोया हुआ है, उससे लगभग 2000 किलोमीटर दूर एक जगह है, जहाँ पर ना बहुत सारा सोना दफना हुआ है। मतलब बहुत सारा जेवर, हीरे, जेवरात ऐसे दफन किए हुए हैं। और अब अगर वो लड़का उठता है, ठीक है? और अगर वो चाहे कि वहाँ पे जाकर के वो सोना जाकर के ले सके, तो क्या पॉसिबल है कि वो वहाँ जाके वो सोना कलेक्ट कर सकता है? अगर वो यहाँ पर सोया हुआ है और उसको सपने में आता है कि 2000 किलोमीटर दूर कहीं पे सोना दफन है, तो वो इधर भी हो सकता है, 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 इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है वो। ऐसे कहाँ जाता रहेगा वो? मतलब क्या पूरे सर्कल में घूमता रहेगा 2000 किलोमीटर का? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन उसके सपने में ऐसा आता है कि 2000 किलोमीटर दूर जहाँ पर तुम सोए हुए हो, उससे तुम साउथ जाओ और वहाँ पे तुमको मिलेंगे पिरामिड्स, ठीक है? उसके नीचे सोना वहाँ पे दफन है। तो वो लड़का क्या करता है, वहाँ से उठता है, ठीक है? उसी दिन और अपने जो ड्रीम होता है उसको चेज़ करता है और वहाँ पहुँच जाता है और जाकर के वहाँ से क्या कहते हैं, पिरामिड्स पे चला जाता है, ठीक है? ऐसी कहानी है, आगे छोटी-सी कहानी सुना देता हूँ, ऐसे वेक्टर समझाने के लिए था कि वहाँ जाता है तो वहाँ पे खुदाई करता है, तो जहाँ वहाँ पे दिन-रात खुदाई करता है, तो कुछ निकलता ही नहीं है। उल्टे वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, पिरामिड्स पे आते हैं तो खूब मारते पीटते हैं, ठीक है? और उसको अधमरा छोड़ देते हैं। तो वो रोने लगता है कि भगवान तुमने मेरे साथ धोखा किया। फिर वहाँ पे उसको नींद आ जाती है, वो सो जाता है। फिर उसको सपना आता है कि जिस मंदिर के पास इसको सपना आया था, वहाँ पे एक्चुअली सोना है। तो फिर वो चल कर के जाता है, वहाँ पे जाके खोदता है, तो उसको वहाँ सोना मिलता है। एक्चुअली ये स्टोरी से मोरल ये मिलता है कि और वो जब वो आता है ना सब सोना लेने के लिए, तो बीच में बहुत सारे उसके साथ वो कोई नई-नई चीज़ें सीखता है, ठीक है? यूनिवर्स की लैंग्वेज सीखता है, ऐसा-वैसा। तो मतलब उस गोल्ड पाने के प्रोसेस में वो काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखता है। तो हमारे साथ भी होता है कि लाइफ में हमें कुछ चाहिए होता है, तो हम लोग जब अपने ड्रीम को चेज़ करते हैं, तो हम लोग उस प्रोसेस में, चाहे वो मनी हो, चाहे वो फेम हो, उसके बीच में हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है? तो वही चीज़ दिखाया गया कि हम लोग जैसे वो सोना पाने के लिए बहुत कुछ सीखता है बीच में, वैसे हम अपने लाइफ में बहुत कुछ कुछ चीज़ें पाने के लिए सीखते हैं। कहने का मतलब, जब उसको सपना आया, तो कि दो 2000 किलोमीटर दूर में सोना दफ़न है, तो उसको ये भी सपने में बताया गया कि तुमको कहाँ जाना है?
साउथ में जाना है। ये दोनों बातें मिली तब जाकर के वो पिरामिड तक पहुँच पाया या उस जगह तक पहुँच पाया, ठीक है? तो यानी कि हम हमें पता है फिज़िक्स में भी ऐसा कितनी बार होता है कि हमको कोई अगर कहीं जाना हो, तो हमें या कहीं पे पहुँचना हो तो हमको एक डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है कितनी सारी चीज़ों के लिए। तो ऐसा फिज़िक्स में वो चीज़ें, फिज़िक्स में वो क्वांटिटी जिनको समझने के लिए हमको डायरेक्शन चाहिए होता है, उस चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टर्म कौन-सा? वेक्टर, ठीक है? इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे वेक्टर्स दे आर द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड एक चीज़ और होती है, देखो मैग्नीट्यूड तो होती ही होती है वेक्टर के पास, डायरेक्शन भी होता है एंड इट आल्सो एड्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके ना ऐड करने के अपने रूल्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं लॉज़ ऑफ वेक्टर एडिशन। किसी चीज़ के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है तो वो स्केलर कहलाता है, ठीक है? स्केलर के पास क्या होता है? स्केलर्स हैव ओनली दे आर फिजिकल क्वांटिटीज़ विथ ओनली मैग्नीट्यूड। अभी जैसे अ, इसका एग्ज़ाम्पल ले लो डिस्टेंस, इसका एग्ज़ाम्पल ले लो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। अभी जैसे देखो कि मान लो कि तुमको थोड़ा अभी क्या लॉकडाउन है, ठीक है? सब घर पे बैठे रहते हैं, सबके क्या किसी के कपड़े फिट नहीं आ रहे तो गए डॉक्टर के पास, बोले कि देखो वज़न बहुत बढ़ गया है। डॉक्टर ने बोला कि रोज़ मॉर्निंग वॉक करो आधा घंटा। अभी मॉर्निंग वॉक कहीं भी जाओ, वेसू में आ जाओ, ठीक है? मॉर्निंग वॉक करो, साउथ में जाओ, नॉर्थ में जाओ, ईस्ट में जाओ, ऊपर ठीक है, कहीं भी चढ़ो, कहीं कहीं भी जाओ, कोई भी डायरेक्शन में जाओ, आधा घंटा चलोगे तो वज़न कम हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर कहीं पे मान लो दोस्त के घर जाना है, अब दोस्त के घर जाना है तो दोस्त पूछा कि भाई दोस्त का घर कहाँ पे है? फ़ोन से पूछा, तो उसने बोला कि 2 किलोमीटर दूर है। डॉक्टर ने बोला 2 किलोमीटर चलो, ठीक है, तो वज़न कम हो जाएगा। चले 2 किलोमीटर वज़न कम हो गया। दोस्त ने बोला 2 किलोमीटर आ जाओ, चलो आ जाओ मेरे घर पहुँच जाओगे। 2 किलोमीटर चले, उसके घर नहीं पहुँचे, कहीं और पहुँच गए। क्योंकि हमको क्या वहाँ पे डायरेक्शन भी चाहिए। तो वहाँ पे हमको डायरेक्शन चाहिए तो वो क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहाँ पे हम चले तो वो क्या हो गया डिस्टेंस हो गया। तो जब हमको अपनी बात को समझाना होता है और हमें डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना होता है, तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं उस समय हम वेक्टर्स की बात कर रहे होते हैं। अब देखो वेक्टर्स 3 चीज़ों से बना हुआ है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, एक और चीज़ होती है लॉस ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मतलब क्या होता है कि जो वेक्टर्स होते हैं ना, उनके अपने अलग ही नियम होते हैं। जैसे मान लो कि मैं अगर ऐसे जा अगर मान लो जैसे कि एक स्केलर की बात करें, स्केलर का सिंपल नियम होता है अलजेब्रिक एडिशन। ठीक है? अब मान लो मैंने अगर बोला मैं गया सब्ज़ी लेने के लिए या आम लेने गया। मैंने बोला 5 एक काम करो भैया 3 किलो आम दे दो। ठीक है? उसने मेरे थैले में क्या किया 3 किलो आम ऐसे करके डाल दिए। ठीक है? अब उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बोला ठीक है 3 किलो आम हो गए। अब उसके बाद उसने क्या किया कि और फिर मैंने बोला कि एक काम करो भैया 2 किलो और दे दो। ठीक है? उसने मेरे थैलों को ऐसा मोड़ा, पहले उसने ऐसे डाला था, अभी उसने ऐसे उछाल करके डाल दिया। ठीक है? कैसे भी डाल दिया, अभी 2 किलो उसने और डाल दिए, तो टोटल आम कितने हो गए? 5 किलो हो गए। अरे आम डाला है कैसे भी डाले, ठीक है, उछाल के डाले या सीधे फेंक करके डाले या ऊपर से ड्रॉप करके डाले, आम तो टोटल 5 केजी ही होगा। तो ये जो टोटल आम है जो 5 केजी है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है भाई कैसे दे रहा है, हमेशा 3+2 5 ही होगा। ये कभी भी आम के देने के तरीके से ऐसा नहीं हो सकता है कि 3 और 2 आम
3 केजी और 2 केजी आम मिलके 4 केजी होता है, पॉसिबल ही नहीं है वो। लेकिन अगर मान लो हम ऐसे करके ए से चल चल के जाते हैं बी पे, ठीक है? ए से पहले बी पे गए और हम चले मान लो 4 मीटर, फिर हम बी से चले सी और हम चले अब 2 मीटर, तो हम टोटल कितना चले 6 मीटर, ठीक है? अब हम ए से बी चले 4 मीटर, तो ए से हमारा सी का दूरी कितना हो गया 6 मीटर हो गया। अब हम ए से बी चले 4 मीटर और बी से हम सी चल के इधर आते हैं 2 मीटर। अब हमारा ए और सी का डिस्टेंस क्या हो गया 2 मीटर हो गया। देखो ये यहाँ पे भी चले थे लेकिन यहाँ पे कितना था 6 मीटर था। यहाँ पे ए टू सी का कितना गैप है 2 मीटर है। हमसे बोला गया हम ए टू बी चले 4 मीटर, हम बी टू सी ऐसे चले परपेंडिकुलर। ये हमारा जो डिस्टेंस आएगा या मान लो इसको अगर थोड़ा सिंपल नंबर लेके देखें ना, या मान लो हम चले ऐसा ऐसा नंबर लेता हूँ ना ताकि थोड़ा समझने में ईज़ी है। 3 मीटर चले और यहाँ चले 4 मीटर, टोटल हमारा हो गया 7 मीटर। यहाँ हम चलते हैं 4 मीटर और यहाँ हम चलते हैं 3 मीटर, ये गैप हो जाएगा 1 मीटर। यहाँ पे हम चले 3 मीटर, ये गैप यहाँ चले 4 मीटर, ये गैप हो गया हमारा 5 मीटर। देखो हमारा आंसर चलने पे 1 मीटर भी आ रहा है, हमारा आंसर 7 मीटर भी आ रहा है, हमारा आंसर 5 मीटर भी आ रहा है। जबकि हमारे जो जिन 2 नंबर को हम लोग ऐड कर रहे हैं, वो 3 और 4 है। लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि हमारा 3 डायरेक्शन क्या हो सकता है। क्लियर? तो ऐसे जब हम एडिशंस करते हैं, तो हमको ये देखना पड़ता है कि भाई जो जिन 2 चीज़ को हम ऐड कर रहे हैं, उनका डायरेक्शन क्या है? दोनों सेम में थे, 7 आ गया, दोनों अपोज़िट में थे, 1 आ गया, परपेंडिकुलर थे, 5 आ गया। तो इस तरह से क्या होता है जब हम 2 चीज़ों को ऐड करते हैं और हमको डायरेक्शन देखना पड़े, तो हम वहाँ पे एक नया अपना रूल यूज़ करते हैं एडिशन का और वो रूल कहलाता है लॉज़ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं वेक्टर को जब हम लोग ऐड करते हैं तो उसके लिए क्या होता है नया रूल होता है जिसको हम लोग कहते हैं लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है ना? एकदम बेसिक बेसिक बातें हैं ये। ठीक है, आज का लेक्चर काफी बेसिक होने वाला है। सिर्फ यही समझेंगे वेक्टर क्या होता है, कैसे डायरेक्शन लिखते हैं, एकदम बेसिक बेसिक बातें होंगी। अभी देखो आगे में हम ये भी देखेंगे ना कि देखो अगर 3 चीज़ों में से अगर एक भी चीज़ अगर मिस हो जाती है, जैसे कि मान लो मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, लेकिन वेक्टर की अगर वो लॉ को अभी नहीं करता है, ठीक है, तो वेक्टर नहीं हो। जैसे एग्ज़ाम्पल ले लो, अगर हमने एक बॉडी पे फ़ोर्स अप्लाई किया 5 न्यूटन, ये इधर है, इधर में हमने फ़ोर्स अप्लाई की डायरेक्शन अपोज़िट है, इसको -5 न्यूटन बोल दिया हमने। हमने देखा बॉडी मूव नहीं कर रही है, नेट फ़ोर्स कितना हो जाएगा 5 - 5 दैट इज़ 0, ठीक है? अपोज़िट में फ़ोर्सेस लग रही है, नेट फ़ोर्स कितना हो गया 0, ठीक है भई ये वेक्टर का नियम फ़ॉलो कर रहा है। हम देखते हैं बॉडी मूव नहीं करती है, चलो अच्छी बात है। ये फ़ोर्स कैसा होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक ऐसे एक तार ले ली, ये एक एमीटर है, यहाँ पे करंट आता है 2 एम्पीयर, यहाँ से भी करंट आता है 2 एम्पीयर। करंट के पास डायरेक्शन होता है, हम कहते हैं कि करंट जो है राइट से लेफ्ट फ्लो कर रहा है या लेफ्ट से राइट जा रहा है। करंट के पास डायरेक्शन होती है, तो ये करंट मतलब क्या होता है, जो चार्ज मूव करता है वो होता है करंट। अब क्या होता है कि जब ये करंट यहाँ पे हमने अगर देखा, तो अगर ये अपोज़िट में है, तो ये करंट 0 होनी चाहिए। इधर से भी करंट आती है, इधर से भी करंट आती है, 0 होना चाहिए, अगर हम ये वाले रूल को देखें तो। लेकिन यहाँ से हम देखते हैं कि एमीटर हमको दिखाता है 4 एम्पीयर, तो हमने बोला कि अच्छा, फिर हमने क्या किया, फिर हमने क्या किया करंट को ऐसा फ्लो करवाया, ठीक है? यहाँ से हमने किया, फिर हमने देखा यहाँ से भी 4 एम्पीयर आता है, तो बोला ठीक है। फिर हमने क्या किया करंट को ऐसा फ्लो करवाया, 90 डिग्री एंगल पर। तो हम देखते थे यार यहाँ तो यहाँ से हमने नापा करंट को, फिर से देखा 4 एम्पीयर,
बोले ये तो कैसा भी ऐड करो हमेशा 4 आता है। इसका तो वो रूल को वो ये तो एडिशन के रूल को फ़ॉलो करता ही नहीं है। तो हमने बोला कि जो करंट होती है, उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास डायरेक्शन होता है, बट वो वेक्टर के नियम को फ़ॉलो नहीं करता है। इसीलिए करंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है? तो ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है कि व्हाई इज़ करंट इन द सेम वे मैं अभी लिखवा भी दूँगा प्रेशर। प्रेशर के पास मैग्नीट्यूड होता है, प्रेशर के पास डायरेक्शन होता है, ठीक है? हम कहते हैं ना जैसे कि कंटेनर है, जैसे मान लो अगर ऐसा कंटेनर है, इधर में प्रेशर कैसा लगता है बाहर की तरफ, इधर में प्रेशर कैसा लगता है बाहर की तरफ। बलून है, ठीक है? उसपे एयर भर दिया, प्रेशर कैसा लगता है इधर, प्रेशर किधर लगता है इधर, ऐसा लगता है, ठीक है? प्रेशर के पास डायरेक्शन होता है और प्रेशर के पास डायरेक्शन तो होता है लेकिन वो कोई वेक्टर के नियम को फॉलो नहीं करते। तो जो प्रेशर होता है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, ठीक है? तो ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में इज़ करंट प्रेशर इनफैक्ट स्ट्रेस भी आता है, स्ट्रेस अ वेक्टर क्वांटिटी? तो आंसर इज़ नो, ठीक है? दे हैव magnitude and direction but they do not obey vector law of addition। अभी वेक्टर लॉ एग्ज़ैक्टली क्या होता है हम लोग इसको आगे जाकर के सीखेंगे, लेकिन एक बात समझ लो कि वेक्टर लॉ में एक छोटी-सी अगर जनरल बात बच्चों वाली बात बताई जाए, तो अगर सेम डायरेक्शन होता है तो वो ऐड हो जाता है, अपोज़िट होता है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है ना? और ये एकदम मतलब क्लास 6-7 में ऐसे समझाया जा सकता है। एग्ज़ैक्टली क्या होता है ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ वो सब आगे में जाकर के हम लोग देखेंगे। इसको नोट कर लो बस। इसको सबको नोट कर जाओ। परम और मनन मेरे को डीपीपी की आंसर शीट नहीं ना भेजी तुम लोगों ने? सर मैं बीमार था, मतलब क्या अभी हुआ? भी हूँ। क्यों सर बीमार फीवर। कैसे हो गए? बाहर का खाते हो क्या? नो सर, वो क्या है कि वो मासिक मतलब मेरे रिलेटिव के वहाँ पे रहने गया था ना, तो वहाँ पे वो वेदर चेंज और वो पानी चेंज और उसकी वजह से। चलो, अच्छा ध्यान रखो। ठीक है, आगे बढ़े। देखो आज के लेक्चर में ना सिर्फ थ्योरी है, सिंपल बातें, ठीक है? हालाँकि ये ऐसा नहीं कि ये चैप्टर एकदम लल्लू वाला चैप्टर है। चैप्टर में बहुत अच्छा लेवल है, लेकिन आज की क्लास जो बेसिक इंट्रोडक्शन ही है। हम लोग और बेसिक बातें सीखते हैं इसमें कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है अलजेब्रिक मेथड, इसको ऐसा दिखाते हैं हम लोग, ए के ऊपर एरो दिखा दो। ये हमको दिखाता है कि ये वेक्टर है, ठीक है? ये हमें क्या दिखाता है कि ये जैसे इसकी सिर के ऊपर एरो आ गया, तो ये हमें क्या दिखाता है? वेक्टर है। एक एक बात समझना, कन्फ्यूज़ मत करना कि हमने अगर मान लो कोई बॉडी अगर ट्रैवल कर रही है इधर, तो हमने वेलोसिटी वेक्टर ऐसा लिखा कि वेलोसिटी वेक्टर मान लो 5 मीटर पर सेकंड है इस डायरेक्शन में।
अगर मान लो बॉडी अगर ऐसे ट्रेवल करती है, तो ऊपर का जो ताज होगा वेक्टर का, वो डायरेक्शन हमेशा सेम रखेगा। ये जो एरो है ना, खाली दिखाता है कि वेक्टर है। ये एरो डायरेक्शन नहीं बताता, ये सिर्फ़ हमको बताएगा कि क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर है। जैसे किसी बच्चे के स्कूल की यूनिफ़ॉर्म होती है, तो वो क्या यूनिफ़ॉर्म बताता है कि ये बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है। इन द सेम वे एरो हमें बस इतना बताता है कि क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर है और इसका ये एरो कुछ एरो में कोई मतलब नहीं छुपा हुआ है डायरेक्शन का। अब ये मेथड किताबों में जनरली मिलता है। पता है थोड़ा-सा पुराना मेथड है, लेकिन कम यूज़ होता है। जैसे कि कोई पुरानी किताब उठा के देखोगे रशियन राइटर की बुक सब में, तो कभी-कभी वो लोग वेक्टर को ऐसा भी लिखते हैं। जैसे मान लो वेक्टर ए है, उसको लोग ऐसा लिखते हैं। ए लिख दिया और उसको ना इटैलिक्स पे कर दिया। वो कंप्यूटर में यूज़ होता है ना वर्ड्स में इटैलिक्स, मतलब ये वेक्टर है। हालाँकि ये वाला मेथड इतना कॉमन नहीं है और इतना सूटेबल भी नहीं है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ये वाला मेथड बेस्ट। दूसरा मेथड होता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड कुछ इस तरह से होता है कि इसमें हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो हमें बोला गया है कि कोई वेक्टर है, रिप्रेजेंट 5 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, इसको दिखाओ। तो अभी देखो 5 मीटर बहुत लंबा लेंथ हो जाता है, ठीक है? 5 मीटर पेपर स्क्रीन में कैसे दिखाएँगे, पेपर में कैसे दिखाएँगे? अप्रॉक्सिमेटली हमारे रूम की विड्थ 5 मीटर होती है। तो अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक स्केल यूज़ करते हैं। स्केल मतलब हम बोलेंगे 1 मीटर रिप्रेजेंट करेगा 1 सेंटीमीटर, इसको हमने ऐसा दिखा दिया। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5। ये 5 सेंटीमीटर की मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। किस डायरेक्शन में? ईस्ट में। देखो ये ईस्ट है। ये हमारा क्या करेगा? ये हमारा जो एबी वेक्टर है, ये रिप्रेजेंट करेगा 5 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। यहाँ पर 2 खास बातें। पहला, कि जो लेंथ होगी ना इस लाइन की, रिप्रेजेंट्स लेंथ रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है? और दूसरा एरो रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, ठीक है? अब जैसे कि अगर मेरे को बोल देगा कि 6 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, 6 मीटर है, तो मैं 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है? तो इसकी 6 मीटर होता तो मैं इसको ऐसा ड्रॉ करता। तो यहाँ पे ये एरो, ये लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड। और ये एरो क्या दिखाता है? डायरेक्शन। अगर मान लो ये होता 5 मीटर इन साउथ डायरेक्शन, 5 मीटर इन साउथ, 1, 2, 3, 4, 5, साउथ में ऐसा दिखा देता हूँ। ये एरो क्या दिखाता है? डायरेक्शन दिखाता है। ये हमारा ये मेथड होता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड होता है। ये हमारे ये जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, ये मेथड क्या कहते हैं, जो हम लोग आगे जाके जो लॉ सीखेंगे, उसपे हम लोग ये सीखेंगे, कैसे इसका हम लोग को इम्पोर्टेंस भी कैरी करते हैं। उसके बाद देखो कि इसमें ना इसको नाम भी दिया गया थोड़ा-सा, तो नाम याद रखना होगा। इसको हम लोग कहते हैं पूंछ, टेल और इसको हम लोग कहते हैं हेड। इतना नोट करो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में अलजेब्रिक मेथड होता है। ये वाले मेथड में खाली बताता है कि वेक्टर है, लेकिन ये वाला मेथड क्या होता है? वेक्टर के डायरेक्शन को बताता है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताता है, ठीक है? अभी बोल देगा कि एक आदमी जो है 2 मीटर चला साउथ नॉर्थ ईस्ट में।
नॉर्थ ईस्ट है, मैं क्या करूँगा उसको, नॉर्थ इधर होता है, ईस्ट इधर होता है, नॉर्थ ईस्ट ऐसा दिखा दूँगा। 2 मीटर है, तो मैंने स्केल चूज़ कर लिया 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का, 2 सेंटीमीटर लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी मैंने, ये हो गया। ऐसे करके हमको वेक्टर्स मिल जाएँगे। सिंपल सिंपल क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है, तो उसको टैकल कर सकते हैं। आई होप कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कुछ ऐसा कुछ ख़ास नहीं है इसमें, जो कि टफ लगेगा, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। इसको नोट कर लो, जब भी कोई डाउट हो तो पूछो। आगे बढ़े हम लोग। यस। तो नेक्स्ट है हमारा अ, अभी जैसे देखो बोला गया है कि एफ वेक्टर है 5 न्यूटन इन नॉर्थ डायरेक्शन। कोई मान लो फोर्स लगा। अब हमें क्या करना है, सिर्फ 5 न्यूटन दिखाना है, डायरेक्शन नहीं बताना है। कितनी बार ऐसा होता है कि हमें ना खाली मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना होता है, डायरेक्शन नहीं बताना है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं, वेक्टर डंडा लिखते हैं। ये जो पार्ट होता है ना, दिस इज कॉल्ड एज, दिस इट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू को बताता है। अगर जैसे मेरे से पूछा जाएगा कि यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, मैं इसको ऐसा लिखूंगा, इक्वल टू लिख दूंगा 5 न्यूटन। ये डायरेक्शन नहीं, तो इट रिप्रेजेंट्स। लेकिन बताओ किताबों में क्या होगा जब हम आगे जाकर के देखेंगे ना, तो बार बार डंडा खींचो, एरो दिखाओ। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, जैसे ऐसा लिखेंगे ना, कि अगर ऐसा लिखते हैं फोर्स का मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, तो मैं इसको सिंपल में कभी ऐसा भी लिख देता हूँ, ये भी चलेगा। हालांकि ये इट इज मोर करेक्ट that magnitude of the force is 5 Newton. ये भी ये बताता है कि the magnitude of the force is 5 Newton, but it is more correct. हालांकि ये ज्यादा कॉमनली यूज होता है, क्योंकि ये लिखना आसान होता है, डंडा वंडा नहीं खींचना होता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, लेकिन फोर्स एक वेक्टर होती है। तो ये वाला मेथड भी हम यूज करते हैं, बट इट इज नॉट दैट करेक्ट, ठीक है, लेकिन चलता है ये वाला, ठीक है। उसके बाद अब ना हम जब फोर्स के बारे में, कोई वेक्टर के बारे में लिखते हैं, तो वेक्टर के बारे में लिखने में ना हमको वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है कि डायरेक्शन क्या है। तो देखो डायरेक्शन 2 तरीके से लिखी जाती है। सबने पढ़ के रखा पहले कि ज्योग्राफी में हमने सीखा था नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वो डायरेक्शन थे। अभी हमने थोड़ा-सा नया हमने अपने आप को अगर हम फिजिक्स में देखें तो ज्योग्राफी में 16 कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट हो जाता है, फिर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हो जाता है, अब 16 होते हैं। लेकिन अब फिजिक्स में तो हमको 1 डिग्री एंगल पर है, 5 डिग्री एंगल पर है, तो कैसे लिखे उसको हम लोग? तो डायरेक्शन इन फिजिक्स वी रिप्रेजेंट डायरेक्शन बाय एंगल। किसके साथ एंगल? तो रेफरेंस एक्सिस के साथ एंगल। रेफरेंस एक्सिस मैंने बता के रखा हुआ है कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है। इसमें ओरिजिन दूरी बताता है और एक्सिस डायरेक्शन बताता है। जैसे देखो, मान लो हमारे पास अगर ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और मेरे को बोला जाए कि यहाँ पे एक वेक्टर है, इसके लिए ना मुझे डायरेक्शन बताने हैं।
ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ ना, ये जनरली किताबों में हमको ऐसा मेथड वहाँ पे लिखा रहता है इस फॉर्मेट पे। जैसे बोला गया OA वेक्टर है और ये एंगल है मान लो 30 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो इसको मैं ये वेक्टर OA वेक्टर कैसा लिखा जाएगा, डायरेक्शन OA वेक्टर इज 30 डिग्री ये 30 डिग्री किसकी तरफ जा रहा है देखो तो ये जा रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसको हमने ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया। Yes, जिसकी तरफ भी ये एरो पॉइंट करेगा ना, जैसे देखो हमने यहाँ से नापा वेक्टर, तो जैसे यहाँ से अगर नाप, ठीक है, तो इसको हम यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करके अगर एंगल ऐसा ये एंगल ऐसा रिप्रेजेंट करें, किसकी तरफ जा रहा है ये जा रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। तो जिसकी तरफ जाएगा टुवर्ड्स नॉर्थ, ऑफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ईस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑफ ईस्ट। और देखो अगर मान लो मैंने इसको अगर दूसरे तरीके से ऐसा मान लो कोई मैं दिखाऊं, ये एंगल एंगल कैसे भी दिखा सकते हो, मान लो ये है 40 डिग्री, तो मैं लिखूंगा ये है OB, OB वेक्टर इज 40 डिग्री, ये 40 डिग्री एंगल किसकी तरफ जा रहा है, ये देखो ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ। कहाँ से जा रहा है ये वेस्ट से जा रहा है, ठीक है। तो खाली एरो दिखा दो वहां पे और उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे नेम कर सकते हैं। अब एक काम करो, सबको इसका मुझे बताना तो डायरेक्शन क्या होगा जो मैं लिख रहा हूँ। जिसकी तरफ भी एरो पॉइंट करे वो लिखो पहले, और जहां से स्टार्ट हो रहा है उसको ऑफ के बाद लिख दो। एक दो लिखो, खुद से आ जाएगा। इसका सबको लिखो तो चैट बॉक्स में क्या होगा, 20 डिग्री। सबको बोलो क्या होगा, OC। सबको बोलो तो क्या होगा इसका, और एरो हमेशा क्या करना है, रेफरेंस एक्सिस से टुवर्ड्स लाइन ड्रॉ करना है। सबको बोले, सबको चैट बॉक्स में आंसर दोगे, ठीक है, सही है आर्गो। बाकी लोग भी दो आंसर। साउथ ऑफ ईस्ट, ठीक है मनन, ठीक है, सबको दो आंसर। और ये पता है, ये जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना तो वहां पे ऐसे आएगा कि एक एरोप्लेन है, इट इज मूविंग 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है, तो मतलब 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। सही है। अच्छा, बाकी लोग भी दो आंसर। अभी ना मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे इसका डायग्राम ना खुद से बनाओ नोटबुक पे, और फिर मैं ना बनाऊंगा तो चेक करना सही है कि नहीं है। 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, दूसरा बनाना 40 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ये तीनों बना लो तो कॉपी में। एक्सिस ड्रॉ करो वहां पे, फटाफट इन तीनों को ड्रॉ करो, फिर मैं चेक करूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ।
ड्रॉ कर लिया। देखो पहला 20 डिग्री साउथ, साउथ ऑफ वेस्ट। एक बार सब फिगर चेक कर लो अपना। ट्वेंटी डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। ऑफ वेस्ट है ना। अच्छा, 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। नहीं सॉरी, पहला 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट हो गया। और दूसरा का देखिए, अगर दूसरा है 40 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ईस्ट ऑफ साउथ। क्लियर। और थर्ड का, ये फर्स्ट का हो गया, सेकंड का हो गया। थर्ड का देखा जाएगा 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? अक्षर समझ आया? हाँ, मंथन क्लियर हो गया? हाँ सर। कोई किसी को डाउट? हाँ, सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. हाँ सर। यार मैंने गलत ड्रॉ किया है, कैसे तुम लोगों को क्लियर हो गया? Sir, 40 वाला. हाँ, कैसे कैसे तुम लोग बोल रहे हो? हाँ मतलब कुछ भी पूछो। हाँ, कैसे सेकंड और थर्ड सही है बताओ मेरे को। Sir, 40 वाला का एरो इस साइड से आएगा. तो फिर कैसे बोल रहे हो कि क्लियर है? तो जा, मैं सोचा चलो एक बार गलत बना करके देखा यार। 40 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, 40 डिग्री के ईस्ट पे जाना है ना, कहाँ से जाना? ऑफ साउथ। ये ऐसा होगा ना 40 डिग्री। थर्ड सही है क्या No, sir. कि थर्ड भी गलत है? Sir, गलत है. गलत है। गलत है नंदिनी, सर। थर्ड सही है कि गलत है? मैं सारे तो गलत ड्रॉ करूंगा नहीं। हाँ नंदिनी, गलत है सर। गलत है। टेन डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अक्षर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको? अरे तुम लोग बोलते हो कुछ नहीं यार, मेरे को समझ में कैसे आएगा बताओ। हे जीवानी, हे जमरिया, कृषा, Yes, कृषि, sir, clear है. सब क्लियर हो गए? मनन, प्रीत, कैसे ड्रॉ करना है? प्रिंस, बेटी श्री, युग, अक्षर,
हाँ सर। यस सर। Yes. चलो यस सर। समझ में आ गया ना। क्या कहते हैं, जो ऑफ के बाद आता है वहां से स्टार्ट करना है, ठीक है, और दूसरी तरफ उसको दिखाना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, ठीक है, वेक्टर्स के बारे में। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना कि ऑन रोटेटिंग वेक्टर बाय 2 पाई रेडियन कॉमा वेक्टर डज नॉट चेंज। हम ऐसे वेक्टर है, हमने 2 पाई रेडियन से घुमा दिया, वापस से तो यहीं पे आ जाएगा, तो कोई चेंज होगा उसमें? कोई चेंज नहीं होगा। फिर अ वेक्टर कैन be shifted parallel to itself। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे एक वेक्टर है, मैंने क्या किया, उठा करके इस वेक्टर को यहाँ पे लेके आया, इसके पैरेलल। याद रखना पैरेलल शिफ्ट करना है, लेंथ नहीं चेंज करनी है, तो वो भी हमारे फिजिक्स में एक्सेप्टेड है। ठीक है, ऐसा कि हम वेक्टर्स को कहीं पर भी पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि पैरेलल शिफ्ट करने से उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैंने बोला कि ये ईस्ट, ये मैंने बोला कि नॉर्थ है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, नॉर्थ ही होगा ना, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं, वैल्यू पे वैल्यू, लेंथ पे चेंज करना नहीं है हमको। पैरेलल टू इटसेल्फ विदाउट चेंजिंग इट्स लेंथ। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, एंगल बिटवीन द वेक्टर। देखो, अब कोई दो लाइन के बीच में अगर एंगल बोला जाए, दो पॉसिबिलिटी है कि ये भी एंगल हो सकता है और ये भी एंगल हो सकता है ना। अभी वेक्टर में तो एक और प्रॉब्लम है कि वेक्टर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, वेक्टर ऐसा भी हो सकता है। दो वेक्टर को अगर हम सटा के रखें तो ये भी हो सकता है, ये भी। तो एंगल कैसे बताएं हम वेक्टर के बीच में? बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि दो वेक्टर ऐसा हो, दोनों के टेल साथ में हो, दोनों के एक का हेड एक का टेल साथ में हो, तो कंफ्यूजन हो जाएगा ऐसे। तो हम क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन द वेक्टर इज इक्वल टू इज is the acute angle between them when they are placed tail to tail। अभी ऐसे बोल दे ये दो वेक्टर है, ठीक है, या ऐसा मान लो, पहले आसान सवाल लेते हैं, ऐसे दो वेक्टर है, इनके बीच में कितना एंगल है, ये 30 डिग्री है, ये जो है 330 डिग्री होगा, तो हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, ये लेंगे 30 डिग्री। दोनों टेल टू टेल है, छोटा एंगल की। अगर मान लो वेक्टर अगर ऐसा है, ये देखो, ये टेल है, ये हेड है, तो पहली बात तो ये एंगल, यहाँ पे हम ये एंगल बोलेंगे तो गलत हो जाएगा ये। तो हम क्या करते हैं, वेक्टर को थोड़ा आगे खिसका देते हैं, हम वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलल। और ये एंगल हमको बोला कि मान लो 30 डिग्री, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर, ये 30 डिग्री नहीं होगा क्योंकि ये टेल टू टेल नहीं है, हमने वेक्टर को थोड़ा आगे खिसका दिया।
अब ये देखो ये टेल टू टेल हो गया। अब ये एंगल अगर हम देखें ध्यान से तो आगे खिसकाया गया था, ये एंगल हो जाएगा 150 डिग्री और ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 180 360 माइनस 150 तो ये बड़ा होगा 200 360 माइनस 150 कितना हो जाएगा 210 डिग्री हो जाएगा ना। हाँ, तो ये एंगल सेलेक्ट नहीं होगा, ये वाला एंगल होगा 150 डिग्री। ठीक है, तो ये रूल यहाँ पे ध्यान से समझना कि दो वेक्टर का जब हम एंगल निकालते हैं तो उनके जो टेल है दोनों साथ में होनी चाहिए। क्लियर? और उनके भी जो टेल को साथ में रखेंगे तो जो भी उनके बीच पे एक्यूट एंगल होगा वही उस वेक्टर का के बीच का एंगल कहलाता है। इतना जल्दी से नोट कर लो। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जब हम लोग वेक्टर्स की जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे बहुत काम आएंगे ये सब चीजें। पता है बच्चे अधिकतर पता है वेक्टर को प्रॉपर्ली समझ नहीं पाते, नहीं कर पाते क्वेश्चन उसके, क्योंकि उनके क्या ये छोटे छोटे पार्ट उनके वीक रह जाते हैं। तो इसको अच्छे से नोट कर लो, इसको अच्छे से समझ लो। मॉड्यूल्स मिल जाएगी बोर्ड वाली ना नंदिनी? वो आज हो गया है सैटरडे का, यहाँ पूरी ट्यूसडे ट्यूसडे तक मिल जाएगी, ट्यूसडे तक की मैं दे दूंगा। ठीक है, और वो सारे जो भी मैंने भेजा है ना अभी तक की ग्रुप में, जो मैंने डीपीपी भेजी है वही सब एक्चुअली उसका हार्ड कॉपी होगी। हाँ मैं अ, हाँ मैं बोर्ड की दे दूंगा हित, और अगर इसकी नहीं मिली है ना एंट्रेंस की तो एंट्रेंस की नेक्स्ट पे पड़ी होगी मॉड्यूल। ठीक है, और बोर्ड की by ट्यूसडे तक की मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हम लोग। फोर्थ पॉइंट लिखना, टू वेक्टर्स are equal only if their magnitude and direction is same। तो मान लो ऐसे कोई दो वेक्टर्स है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। हम कहेंगे कि ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर। कब? अगर देखो दोनों की लेंथ सेम है, डायरेक्शन सेम है। अगर ऐसा हो कि ए वेक्टर ऐसा हो, ये पैरेलल है मतलब डायरेक्शन सेम है, और बी वेक्टर ऐसा हो, दोनों की लेंथ सेम है, बट ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। लेंथ भले सेम हो लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं ना। लेकिन अगर लेंथ सेम है, ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बी वेक्टर। इसको नोट कर लो।
अगर दो वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल होना कंपलसरी है। उसके बाद एक होता है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो एक ए वेक्टर है, हमको बोला जाएगा कि ए वेक्टर ऐसा है, माइनस ए वेक्टर दिखाओ, तो ऐसा दिखाया जाएगा। मतलब नेगेटिव ऑफ वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड इज सेम, बट डायरेक्शन इज अपोजिट। इसको नोट कर दो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कौन सा पॉइंट था? फिफ्थ पॉइंट। सिक्स पॉइंट, कोलिनियर वेक्टर। मतलब क्या होता है? वेक्टर्स which lie in straight line। मान लो कि हम ऐसा चले 2 मीटर, रुकते हैं यहाँ पे, फिर हम उसी पाथ पे और चले 3 मीटर, ये दो वेक्टर हो गए, सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, ये क्या हो गया? कोलिनियर वेक्टर हो गए। कुछ खास नहीं है, सिंपल सिंपल बातें। को प्लेनर वेक्टर, नाम से समझ में आ रहा, प्लेन पे लाई करेगा। वेक्टर्स विच लाई इन सेम प्लेन। कोई भी दो वेक्टर ड्रॉ कर दो, एक ऐसा, एक ऐसा, ओ ए सर एक बार वेक्टर। प्रीवियस पेज को। क्या प्रीवियस पेज? ये हो गया को प्लेनर। हो गया सर। वेक्टर्स विच लाई द सेम प्लेन। मान लो कोई भी दो वेक्टर है, अगर हमने एक पेपर लिया और उस पेपर के प्लेन पे दोनों वेक्टर अगर लाई करेंगे, तो हम कहेंगे कि वह को प्लेनर वेक्टर। और दुनिया के कोई भी दो वेक्टर जो है को प्लेनर वेक्टर ही हो, कोई भी दो वेक्टर पर। क्यों? बिकॉज कोई भी दो वेक्टर जो होंगे वो प्लेन पे ही लाई करेंगे। ठीक है? हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर दे अगर, ठीक है, तो हम स्पेस में, ठीक है, ऐसा कहीं कहीं भी ड्रॉ कर दे, तो हम एक पेपर ले सकते हैं जो कि जिसका प्लेन उस दोनों के ऊपर लाई करे। तो एनी टू वेक्टर्स, any two vectors are coplanar। और अगर ऐसा हो कि कोई तीन वेक्टर हो, तो वो कोप्लेनर हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। उसके बाद नेक्स्ट हो जाता है कॉन्करेंट वेक्टर्स। कोई वेक्टर है मान लो, ठीक है, जैसे मान लो एक टायर है, एक बच्चे ने ऐसे खींचा, एक बच्चे ने ऐसे खींचा, एक बच्चे ने ऐसे खींचा, ठीक है, ऐसा खींचा रस्सी से टायर को, कोई इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, और एक ऐसे खींच रहा है, और टायर, ये जो तीनों फोर्स है, ठीक है, उसको बैकवर्ड एक्सटेंड करे तो सेंटर से पास करे, तो तीनों फोर्स कैसी हो गई? दीज आर कॉन्करेंट वेक्टर। ठीक है, तो ऐसा लिखेंगे, इफ द वेक्टर्स
have common point of intersection. It is called concurrent. लास्ट ये नोट कर लो, 2 मिनट है, ठीक है। उसके बाद फिर वो वेक्टर का पूरा बेसिक वाला पूरा पार्ट क्लियर हो जाएगा। कल हम लोग सीधे इसके लॉस पे आ जाएंगे एडिशन के, और हम लोग इसके ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, वो सब स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट है, ये कौन सा पॉइंट था अपना? 8th पॉइंट। 9th पॉइंट है यूनिट वेक्टर। नाम में समझ में आ रहा है, यूनिट मतलब वैल्यू 1 होगी। अ वेक्टर whose magnitude is 1 is called unit vector. Okay? इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल इज, कोई भी वेक्टर दिखा दो, आपको ए वेक्टर है, उसको टोपी दिखा दो, ये कहलाता है यूनिट वेक्टर। इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट कॉन्करेंट वर्ड पहले पढ़ा हुआ है ना, कि कि कॉन्करेंट लाइंस क्या होती है, दो लाइंस एक पॉइंट पे आकर के मीट करती है। अब इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन। अभी जैसे मान लो अगर ए वेक्टर है 5 यूनिट, और हेलो, हमने यहाँ पे हेलो 1 यूनिट का रिप्रेजेंट किया, किया। ये क्या हो गया? ये एक यूनिट वेक्टर हो गया, एक है, ठीक है। मतलब कोई भी वेक्टर है, हमको खाली उसका डायरेक्शन दिखा रहा हो तो हम किससे दिखाते हैं? यूनिट वेक्टर से दिखाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर ये होता है, बहुत जगह काम आता है। और यूनिट वेक्टर को निकालते कैसे? जैसे मान लो ए कैप इज ए यूनिट वेक्टर, कैसे निकालोगे? ए वेक्टर को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड के साथ, कोई भी वेक्टर को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड के साथ। ये हमें क्या देगा? यूनिट वेक्टर देगा, ठीक है। इसको नोट कर लो। हेलो हेलो, हाँ कौन? एक हो जाता है जीरो वेक्टर, अ वेक्टर whose magnitude is 0 is called जीरो वेक्टर, ठीक है। और जैसे कि जीरो वेक्टर का कहाँ पे? इट कैन हैव एनी डायरेक्शन, इट कैन हैव एनी डायरेक्शन। जैसे कि अगर मान लो बोला गया है कि अ बॉडी इज एट रेस्ट, क्लियर, तो व्हाट इज इट्स वेलोसिटी? अब बॉडी रेस्ट पे तो मूव ही नहीं कर रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो वेक्टर। अब बॉडी वेलोसिटी इज कांस्टेंट, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन? तो आंसर है जीरो वेक्टर। तो बहुत जगह हम क्या करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए जीरो वेक्टर हम यूज करते हैं।
इसको नोट कर लो। आज के लिए काफ़ी इतना, सब बेसिक बातें थी जो कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हमको काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है? इसका अच्छे से पूरा नोट्स रेडी रखना। मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ। बाय, टेक केयर। बाय सर।